बहता नीर, भाषा और पाखाई, और प्रतिरोध की भाषा। प्रतिरोध की भाषा वही हो सकती है जो बहते नीर की भाषा है। शुद्ध भाषा में प्रतिरोध नहीं हो सकता, क्योंकि बहते नीर की भाषा किसी व्याकरण से संबद्ध नहीं है, किसी भाषा शास्त्र से निर्मित नहीं हुई है। वह एक बड़ी ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत लोग ने पैदा की है। तो प्रतिरोध किससे है और कौन कर रहा है, सवाल ये उठता है। एक तरफ सत्ता है, एक तरफ पूंजीवाद है। सत्ता और पूंजीवाद के विरुद्ध में जनता है, पब्लिक है। पब्लिक का विरोध या प्रतिरोध किस भाषा में हो, वो भाषा कैसी हो, उस भाषा का मिजाज कैसा हो, उस भाषा के मुहावरे कैसे हों, उस भाषा की लय कैसी हो, उसका रिदम कैसा हो, ये एक साहित्य का विषय ही नहीं, ये लोक का विषय भी है। कि जब कोई किसान या कोई मजदूर दफ्तर में जाता है अपना काम करवाने के लिए, तो एक सवाल उठता है, आप भी सोचते होंगे कि वो भाषाविद है, जाता है, उसके पास में बड़ी तेज तरार भाषा है, उसके मुकाबले में वकील की भाषा भी बोलनी पड़ती है, वो अपनी भाषा का बड़ा कारीगर है, बड़ा विद्वान है। तो क्या कारण है वो ऑफिस में जाकर के उसकी भाषा मर जाती है, डेड हो जाती है, कहें कि उसके जीभ रहती नहीं, वो थरथरा उठता है। ये कारण है असली। अब ऑफिस की भाषा, हमारे दफ्तरों की भाषा और उस भाषा के कारीगर की भाषा, जो भाषा का निर्माता है, चौपालों में आए दिन नए शब्द गढ़े जाते हैं, बाजारों के फुटपाथों पर आए दिन नए शब्द गढ़े जाते हैं। जहाँ रेलवे स्टेशन है उसके आगे एक फुटपाथ होता है, उस फुटपाथ पर नए शब्दों का, नई भाषा का सृजन होता है। किसान अपने खेत की मेड़ पर बैठकर भाषा भी उगाता है फसल के साथ साथ, लेकिन वो किसान जब कलेक्ट्रेट में जाता है तो बिना भाषा का कैसे बन जाता है, सवाल ये है। क्यों? राज की भाषा और लोक की भाषा में एक बहुत बड़ा गैप है, और राज के बाद में राज की क्रियान्विति करने वाला एक बीच में एक कड़ी है, प्रशासनिक कड़ी, उसकी भाषा भी बड़ी खतरनाक है। वहां जाकर के वो भाषा विहीन हो जाता है और अपनी भाषा नहीं बोल पाता, और अफसर से एक लताड़ सिखाकर बाहर आ जाता है कि यार तेरे को बोलना ही नहीं आता, कोई इस बात को, इस मुद्दे को सही ढंग से समझाए, उसको आप लेकर के आना। तो उसे बाद में एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, एक वकील जैसे आदमी की। गांव में कुछ आदमी उस भाषा के कारीगर बन गए हैं, चापलूस बन गए हैं, तो वो बीच में आकर के और वो उसको समझाता है उसकी समस्या को। यही मैंने इरिगेशन के ऑफिसों में देखा है, ये कलेक्ट्रेट में देखा है, हर जगह। तो कारण क्या है? ये प्रतिरोध की भाषा है। इस भाषा को एक अभिजात भाषा मार रही है। दो भाषाओं का युद्ध है, बड़ी लड़ाई है। एक भाषा उन लोगों की है जो सत्ता के संचालक हैं, एक भाषा उन लोगों की है जो शासित है। शासक और शासित के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। शासक सत्ता की, शासक शासितों की भाषा नहीं समझ रहा, शासित सत्ता की भाषा नहीं समझ रहा। तो ये जो समस्या है, ये इस समस्या के परिणाम बड़े घातक हैं कि जब कोई कलेक्टर आता है जिले के अंदर और
राजस्थान में कलेक्टर आता है, दक्षिणी भारत का कलेक्टर है, कर्नाटक का है। कितना अंतर विरोध है। वो इस राजस्थान की भाषा का कैफ है ही नहीं जानता, यहां के लोग का उसे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि भाषा जाने बगैर, भाषा जो है ना, भाषा सिर्फ भावों की अभिव्यक्ति नहीं है, भाषा सिर्फ शब्दों का खेल ही नहीं है, भाषा में पूरा जीवन है, भाषा में पूरी संस्कृति है, भाषा में पूरी सभ्यता है, भाषा में पूरा मनुष्य है। अब यहाँ के भौगोलिक मिजाज को वो नहीं समझता, यहाँ की संस्कृति को वो नहीं समझता, यहाँ की भाषा को न समझने के कारण यहाँ के जनजीवन को नहीं समझता और यहाँ की समस्या को नहीं समझता, तो वो समस्या क्या हल कर देगा। ये कितना बड़ा एक अंतर विरोध है। इसी तरह से मैंने बहुत देखे हैं, साउथ के कलेक्टर यहाँ आते हैं और उत्तर के कलेक्टर साउथ में जाते हैं। ये इस तरह का विभ्रम, यानी ये जालसाजी है, ये जानबूझ करके शासक वर्ग हमेशा एक ऐसी भारी भरकम एक बोझिल भाषा लेकर के आता है कि शासित वर्ग उसको समझ नहीं सके। हमारी दफ्तरी भाषा देखो, मैं किसान हूं, मैं सिर्फ मेरे खेत को सबसे ज्यादा समझता हूं, लेकिन मैं जब ऑफिस में जाकर के कागजों में मेरे खेत को देखता हूं तो मुझे मेरा खेत नहीं मिलता और मुझे उनकी माननी पड़ती है कि तेरा खेत तो ये है यार। मैं कहता हूं ये कैसे है यार, मेरे को समझाओ तो सही। अब नए इस तरह का गांवों के अंदर प्रशिक्षण होता है। भूमि का जो रिकॉर्ड है, भूमि धारक है, उसे अपनी भूमि, वो भूमि धारक है, भूमि का मालिक है, किसान है, उसे अपनी भूमि के रिकॉर्ड का पता नहीं। वो नई गिरदावरी करा सकता है, नहीं उसे पत्थर नंबर, मुरबा नंबर का पता है, नहीं उसे किसी मतलब है कि खेत की सिचुएशन जिसे कहते हैं, यानी खेत की स्थिति जो कागजों में है, इसलिए हमेशा ब्लैक मैन होता रहा है, क्योंकि ये बात उसको समझाई भी नहीं गई है। इसलिए पटवारी जो है, पटवारी हमेशा गांव में हाकम रहा है, हाकमा। पटवारी को हाकम कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा के अंदर एक पंक्ति कही है कि पटवारगिरी जैसी सम्मानित, जब नमक की ब्रेक चली तो पटवारगिरी जैसे सहसम्मानित पद को त्याग करके लोग और दारोगा के पद के लिए एप्लीकेशन देने लगे। प्रेमचंद का एक वाक्य। तो पटवारी को तो प्रेमचंद ने ही नमस्कार किया है शुरू में, क्योंकि पटवारी जो है उसका सीधा संबंध किसानों से रहा है। और पटवारी की भाषा मैं भी नहीं समझ सका आज तक कि पटवारी क्या कहना चाहता है। ये भाषा का प्रभाव होता है। तो अब मैं आता हूं, साहित्य में कैसी भाषा होनी चाहिए, सृजन की कैसी भाषा होनी चाहिए, क्योंकि सृजन तो अपने आप में एक प्रतिरोध है। प्रतिरोध की भाषा कैसी होनी चाहिए। मेरे पर एक बड़ा लांछन लगता है राजस्थानी के अंदर। मैं ही एक ऐसा राइटर हूं, लेखक हूं, जिसको भाषा का कातिल कहा जाता है। मेरे पर लांछन है कि आप भाषा बिगाड़ रहे हो। मेरे पर लांछन है कि आप भाषा के साथ बलात्कार कर रहे हो। लेकिन मेरी कृतियां सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हैं। मैं ये कहता हूं कि भाषा है क्या। एक सर्जक, जब सर्जक भाषा है, जब एक लेखक है, एक सर्जक है, उसके सामने भाषा क्या है। क्या वो किताब की भाषा से सर्जन करे? क्या वो व्याकरण की भाषा से सर्जन करे? क्या वो शास्त्र की भाषा से सर्जन करे? क्या वो सत्ता की भाषा में सर्जन करे? लोक की समस्या लिखनी है, एक जीवन उकेरना है, जीवन की समस्याएं लिखनी है, लोक जीवन को बिंबित करना है, तो लोक की भाषा में किया जाएगा। हम सब अजमेर से लाने की, अजमेर जाएंगे शब्द लाने के लिए। किसी ने मेरे को कहा कि आप बिच्ची को पढ़ो और बिच्ची से भाषा सीखो। मैं बिच्ची से भाषा रामस्वरूप किसान सीखेगा, बिच्ची को व्याकरण मानूंगा, बिच्ची को शब्द शास्त्र माने, भाषा शास्त्री मान करके मैं रचना करूंगा। मैं विशुद्ध लोक बोली में रचना करूंगा। और मेरी
रचनाओं के अंदर किसी भी भाषा के शब्द के लिए बड़ा आदर है। रचना के अंदर शब्द अपने आप आते हैं। तत्सम शब्द और देश शब्द, मतलब विदेश शब्द, जितनी भी भाषाओं के शब्द है उनकी सृजन के दौरान उनकी मैत्री होना जरूरी है। उनकी जब मैत्री नहीं होती तो वहां एक बड़ी समस्या पैदा होती है। तो कहने का अर्थ है कि शुद्ध भाषा के अंदर सृजन नहीं हो सकता। भाषा एक कपड़े का थान है लेखक के लिए, और कपड़े का थान, जब दर्जी एक लेखक है, भाषा एक कपड़े का थान है। कपड़े के थान से अगर दर्जी परहेज करेगा कि इसके यहाँ कैंची नहीं लगानी है, इसके यहाँ नहीं लगानी है, इसके यहाँ नहीं लगानी है, तो वेशभूषा कैसे सीखेगा, उसे परिधान कैसे सीखा जाएगा। लेखक को भाई ठीक है, लेखक के लिए भाषा शास्त्र जानना बहुत जरूरी है, लेखक के लिए व्याकरण जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जाने बगैर वो भाषा तोड़ नहीं सकता। लेखक भाषा तभी तोड़ेगा जब भाषा को समझेगा, भाषा के शुद्ध रूप को भी जानेगा, भाषा के व्याकरण को भी जानेगा, भाषा शास्त्र को भी जानेगा, तब वो भाषा तोड़ेगा। और भाषा का एक लौकिक रूप, एक ऐसा तीखा और धारदार रूप प्रकट करेगा। लोग की जबान से फूटेगी वो रचना। कविता वो होती है जो जन की जबान से फूट करके लौटती है कवि के पास। कवि अपने करैक्टरों की कूख से जन्म लेता है। कवि करैक्टर पैदा नहीं करता, कहानीकार उपन्यासकार करैक्टर पैदा नहीं करता। हसन मंटो ने कहा है कि मैं हर मेरी रचना में हर पात्र के गर्भ से नया जन्म लेता हूं। तो भाषा का अलग अलग रूप होता है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं उसी स्थान पर आता हूं कि लेखक अगर भाषा का मतलब परहेज करेगा, घबराता रहेगा कि भाषा यहाँ से टूट जाएगी, यहाँ से बिगड़ जाएगी। अगर आप टेंट में भोजन करने जाते हो और ये चिंता रहती है कि ये प्लेट न टूट जाए, ये यहाँ से ये गिरना, आप चिमोगे क्या? खाक। बारात में गए हो और एक टेंट लगा है, आपको ध्यान ये कि ये चम्मच न गिर जाए, ये चम्मच न टूट जाए, ये प्लेट नाश न हो जाए, तेरे पाँव से ये पट्टी है इस पर दाग न लग जाए, तो आप क्या खा भोजन करके आओगे वहाँ। इसी तरह से भाषा एक ऐसा साधन है जिसको सृजन में काम में लेना है, जिससे सृजन होता है। इसलिए भाषा को तोड़ करके और रचना तैयार करनी पड़ती है। एक नई भाषा, हर कृति एक नई भाषा देती है, मेरा मानना ये है। अब मैं थोड़ा, क्योंकि सृजन का सार्थक अर्थ तो प्रतिरोध ही है। जिस दिन प्रतिरोध की दरकार न रहेगी उस दिन शायद सृजन की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाएगी। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने की जूझ है सृजन। अन्य शब्दों में कहें तो कलम के जरिए जीवन को बचाने की जंग है सृजन। अब रहा सवाल कि इसकी भाषा कैसी हो, पर इससे पहले इस सवाल का जवाब जरूरी है कि आखिर भाषा है क्या। भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, अनुभूति का भौतिक रूप है भाषा। कहे कि विचारों का रचित रूप, बात का कहन। इसका अर्थ कि भाषा एक सापेक्षिक चीज न होकर, भाषा एक सापेक्षिक चीज है न कि स्वतंत्र। भाषा एक सापेक्षिक चीज है न कि स्वतंत्र। भाषा स्वायत्त नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि भाव, अनुभूति, विचार व बात पहले और अभिव्यक्ति, भौतिक रूप, रचित रूप व कहन बाद में है। और यह स्वयं सिद्ध है कि जो वस्तु पहले पैदा होती है वह बाद में पैदा होने वाली का उद्गम स्थल है। इसका अर्थ कि भाषा भाव की कोख से जन्मती है। भाषा भाव की कोख से जन्मती है। दूसरे शब्दों में भाव, अनुभूति और विचार का सर्जित रूप ही तो है भाषा, जो बना बनाया न होकर सतत बनता रहता है। भाषा, यही कबीर वाली बात आ गई, जो बना बनाया न होकर सतत बनता रहता है। हर नया भाव नई भाषा को जन्म देता है, जिसका सीधा सीधा मतलब भाषा का बनता रहना, बदलता रहना व गतिशील रहना है।
तभी तो कबीर कहते हैं संस्कृत है उपजल भाषा बहता नीर। इस उक्ति में कबीर का संस्कृत भाषा स्वरूप को मानने से नकारना लक्षित होता है। भाषा के संस्कृत रूप को कबीर नहीं मानते थे, भाषा ही नहीं मानते थे। नकारना लक्षित होता है क्योंकि भाषा के मामले में तो उपजल की कल्पना ही निर्मूल है। गतिशीलता तो भाषा सृजन की पहली शर्त है। भाषा के ठहराव का सीधा सीधा अर्थ है भावों का ठहराव, और भावों अनुभूतियों के ठहराव का अर्थ है बुद्धि और मन का जाम हो जाना, खाली हो जाना। इसलिए शुद्ध भाषा की तो कल्पना ही घातक व विनाशक है। इसका अर्थ है सृजन का अंत। एक सरलीकृत सिद्धांत है, भाषा को भावों, अनुभूतियों व विचारों का माध्यम मानना। भाषा को भावों, अनुभूतियों व विचारों का माध्यम मानना एक सरलीकृत सिद्धांत है। मेरी दृष्टि में भाषा साधन नहीं, साध्य है। सृजन का औजार नहीं, सृजन है। आखिर भावों, विचारों के माध्यम से भाषा ही तो रची जाती है। जिसे रचना कहा जाता है वह भाषा ही तो है। रचना को भावों का सृजन कहना भावों का भाषा में रूपांतरण ही तो है। वैसे भाव और भाषा का संबंध इतना धुंधला व एक में एक है कि चिन्हित करना बुद्धि के बस का काम नहीं है। नामवर सिंह कहते हैं कि भाषा में ही तो सोचा जाता है। यहाँ भाषा पहले व भाव बाद में के बेहद बारीक एहसास के साथ दोनों की एक साथ उत्पत्ति लक्षित है। हाँ, भाव भाषा का एक भूमि से साथ साथ उत्पन्न होना कुछ न कुछ जचता है, लेकिन भाव से पहले भाषा पैदा होने के बाद बेचे में नहीं बैठते। रचाव की इस प्रक्रिया में भाषा के भीतर बहुत कुछ टूटता बनता, घटता बढ़ता, जुड़ता घटता, घुलता मिलता रहता है, जिसे भाषा की आंतरिक उथल पुथल या भाषा का वितरित युद्ध कहा जा सकता है। इस अर्थ में भाषा एक ज्वालामुखी है जो कीर्ति की धरती से फूटता है, जिसमें तरह तरह का लावा निकलता है। यह लावा यानी भाषा ही पाठकों का आकर्षण है। लावा कभी शुद्ध नहीं हुआ करता। शुद्ध भाषा की कल्पना कुछ नहीं की कल्पना है।